हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 3 का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 3, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। नात्सीवाद और हिटलर का उदय। हमने पिछले लेक्चर्स में चैप्टर 3 के पार्ट 1 को और पार्ट 2 को कवर कर लिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर 3 के पार्ट 1 के और पार्ट 2 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। आज हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 3 को शुरू करेंगे। इसमें हम लोग हिटलर्स राइज टू पावर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे और फिर रिकंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हिटलर्स राइज टू पावर, हिटलर का उदय। दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि 1929 के ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई थी। इस इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते जर्मनी के पॉलिटिकल और सोसाइटल कंडीशंस भी खराब हो रहे थे। इस इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोसाइटी में हो रहे क्राइसिस ने हिटलर के सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तय कर दिया। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। Born in 1889 in Austria, Hitler spent his youth in poverty. हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। उसका बचपन गरीबी में ही बीता था। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front, became a corporal, and earned medals for bravery. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में वो आर्मी में भर्ती हो गया और वो अपने फ्रंट पे मैसेंजर की तरह काम करता था। फिर वो कॉर्पोरल बना। उसे ब्रेवरी के लिए मेडल्स भी मिले थे। रोजी रोटी का कोई जरिया ना होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया, कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्साइले ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार से वो काफी परेशान हुआ, निराश हुआ और ट्रीटी ऑफ वर्साई ने उसे गुस्सा दिला दिया। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया। In 1919, he joined a small group called the German Workers' Party. 1919 में उसने एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली।
He subsequently took over the organization and renamed it the National Socialist German Workers' Party. This party came to be known as the Nazi Party. हिटलर ने इस ग्रुप पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और उसका नाम चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम दे दिया। इसी पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से जाना गया है। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। इसी पार्टी को बाद में नात्सी पार्टी के नाम से जाना गया। In 1923, Hitler planned to seize control of Bavaria, march to Berlin and capture power. 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने का प्लान बनाया। वो बर्लिन के तरफ मार्च करना चाहता था और सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। He failed, was arrested, tried for treason and later released. लेकिन वो फेल हो गया, उसे अरेस्ट कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया गया। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वो असफल रहा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। The Nazis could not effectively mobilize popular support till the early 1930s. 1930s के शुरुआती सालों तक नाजीज बड़ी संख्या में जन समर्थन जुटाने में असफल रहे थे। नात्सी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया। It was during the Great Depression that Nazism became a mass movement. 1929 के ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद जब जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई और वाइमार रिपब्लिक इसका सल्यूशन ढूंढ पाने में नाकाम हो गई, तब नाजिज्म ने मास मूवमेंट का रूप ले लिया। लेकिन महामंदी के दौरान नात्सीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। As we have seen, after 1929, banks collapsed and business shut down. Workers lost their jobs and the middle classes were threatened with destitution. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि 1929 के बाद बैंक्स कोलैप्स कर गए, बिजनेस बंद हो गए, वर्कर्स की नौकरी चली गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था और मिडिल क्लास को यह डर सता रहा था कि अब उनके पास खाने को पैसा नहीं होगा, रहने को घर नहीं होगा। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था। In such a situation, Nazi propaganda steered hopes of a better future. ऐसे कंडीशन में नाजी प्रोपेगेंडा में लोगों को विश्वास हो रहा था कि अब नाजिज्म से ही जर्मनी की कंडीशन सुधरेगी और उनका फ्यूचर अच्छा होगा। नाजी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। प्रोपेगेंडा specific type of message directly aimed at influencing the opinion of people through the use of posters, films, speeches, etc. प्रोपेगेंडा का मतलब होता है लोगों के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक खास तरह से किया गया प्रचार। पोस्टर्स के द्वारा, मूवीज के द्वारा, स्पीचेस के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जा सकता है। प्रोपेगेंडा जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार पोस्टरों, फिल्मों और भाषणों आदि के माध्यम से।
In 1928, the Nazi Party got no more than 2.6% votes in the Reichstag, the German parliament. राइखस्टैग यानी जर्मन पार्लियामेंट में 1928 के वोटिंग में नाजी पार्टी को 2.6% वोट से ज्यादा नहीं मिला था। 1928 में नाजी पार्टी को जर्मन संसद राइखस्टैग के लिए हुए चुनावों में महज 2.6% वोट मिले थे। By 1932, it had become the largest party with 37% votes. 1932 तक ये कंडीशन चेंज हो गई और 1932 के वोटिंग में नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट्स मिले थे। 1932 तक आते आते ये देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले। Hitler was a powerful speaker. His passion and his words moved people. हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था। उसके भाषणों से लोग प्रभावित होते थे। हिटलर जबरदस्त वक्ता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। He promised to build a strong nation, undo the injustice of the Versailles Treaty, and restore the dignity of the German people. उसने लोगों से वादा किया था कि वो जर्मनी को एक स्ट्रांग नेशन बनाएगा, ट्रीटी ऑफ वर्साई में जो जर्मनी के साथ गलत हुआ है उसे सही करेगा और जर्मन लोगों के डिग्निटी को वापस से रीस्टोर करेगा। वो अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। He promised employment for those looking for work and a secure future for the youth. उसने लोगों से ये भी वादा किया था कि जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उन्हें वो रोजगार दिलवाएगा और जर्मनी के यूथ के फ्यूचर को सिक्योर करेगा। उसका वादा था कि वो बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। He promised to weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany. उसने लोगों से प्रॉमिस किया कि जर्मनी के खिलाफ जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी होती है उसे वो रोकेगा और फॉरेन इन्फ्लुएंसेस को खत्म कर देगा। उसने आश्वासन दिया कि वो देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। हिटलर डिवाइस्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टिकल इन मास मोबिलाइजेशन। हिटलर ने पॉलिटिक्स के लिए एक नया स्टाइल खोजा। उसने लोगों को मोबिलाइज करने के लिए बड़े लेवल पे प्रदर्शन, एग्जीबिशन का महत्व समझा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची। वो लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। Nazis held massive rallies and public meetings to demonstrate the support for Hitler and instill a sense of unity among the people. नाजीज बड़े लेवल पे रैलीज और पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते थे ताकि लोगों को लगे कि हिटलर को बहुत सपोर्ट प्राप्त है और लोगों में यूनिटी की भावना आए। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिका, द नाजी सैल्यूट एंड द रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ अप्लॉज आफ्टर द स्पीचेस वेयर ऑल पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टिकल ऑफ पावर। इन रैलीज में, पब्लिक मीटिंग्स में प्रदर्शन करने के लिए रेड बैनर्स का इस्तेमाल होता था जिसमें स्वास्तिका बना हुआ था
नाजी सैल्यूट होता था। भाषण खत्म होने के बाद एक खास तरीके से ताली बजाया जाता था। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाजी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। Nazi propaganda skillfully projected Hitler as Messiah, a savior, as someone who had arrived to deliver people from their distress. नाजी प्रोपेगेंडा में हिटलर को मसीहा जैसा पोर्ट्रे किया गया, सेवियर जैसा पोर्ट्रे किया गया। हिटलर को ऐसा दिखाया गया जैसे वो लोगों की तकलीफ खत्म करने के लिए ही आया है। नात्सियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानो जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया था। इट इज एन इमेज दैट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ अ पीपल whose sense of dignity and pride had been shattered and who were living in a time of acute economic and political crisis. उस वक्त जर्मनी और वहां के लोग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहे थे और इन रैलीज, पब्लिक मीटिंग्स, स्पीचेस से लोगों को भरोसा हो रहा था कि जो जर्मनी की डिग्निटी खत्म हो गई है उसे वापस पाया जा सकता है। एक ऐसे समाज को ये छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का ध्वंस। ऑन 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप, the highest position in the cabinet of ministers, to हिटलर। 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद संभालने का ऑफर दिया। यह कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में सबसे हाईएस्ट पोजीशन था। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद भार संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। By now, the Nazis had managed to rally the conservatives to their cause. इस समय तक नाजी पार्टी ने कंजर्वेटिव्स यानी रूढ़िवादियों को अपने साथ जोड़ चुकी थी। तब तक नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। Having acquired power, Hitler set out to dismantle the structures of democratic rule. हिटलर ने जब सत्ता हासिल की उसके बाद वो डेमोक्रेटिक रूल के स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने लगा, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस को भंग करने लगा। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। अ मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन February फैसिलिटेटेड हिज मूव। फरवरी में जर्मन पार्लियामेंट के बिल्डिंग में आग लग गई थी जिससे उसे फायदा मिला। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press, and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution. 28 फरवरी 1933 को फायर डिक्री यानी अग्नि अध्यादेश पास हुआ और उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली जैसे सिविक राइट्स को इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन में इन सिविक राइट्स को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए
अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आजादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। Then he turned on his arch enemies, the communists, most of whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camps. फिर हिटलर ने कम्युनिस्ट्स पर हमला किया और नए बने कंसंट्रेशन कैंप्स में इन कम्युनिस्ट्स को बंद कर दिया गया। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट्स वेयर सीवियर। इन कम्युनिस्ट्स का जो दमन किया गया वो बहुत सीवियर था। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6,808 arrest files of Dusseldorf, a small city of 500,000 population, 1,440 were those of communists alone. ड्यूसेलडॉर्फ जैसे स्मॉल सिटी में जहां 5 लाख पॉपुलेशन थी, वहां 6,808 अरेस्ट फाइल्स में 1,440 कम्युनिस्ट्स के थे। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसेलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची खुची 6,808 फाइलों में से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। They were, however, only one among the 52 types of victims persecuted by the Nazis across the country. नाजीज ने सिर्फ कम्युनिस्ट का ही दमन नहीं किया था, बल्कि पूरे देश में 52 टाइप के विक्टिम्स थे जिनका परसिक्यूशन किया गया था। नात्सियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया। नात्सी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था। On 3 March 1933, the famous Enabling Act was passed. This act established dictatorship in Germany. 3 मार्च 1933 को एनाबलिंग एक्ट पास किया गया, जिसके तहत जर्मनी में डिक्टेटरशिप लागू कर दिया गया। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। इनेबलिंग एक्ट ने हिटलर को वो पावर दे दिया जिससे हिटलर पार्लियामेंट को दरकिनार कर सके और डिक्री यानी अध्यादेशों के जरिए शासन कर सके। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर ढकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वेयर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स। सभी पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया गया। केवल नाजी पार्टी और उससे जुड़े ऑर्गेनाइजेशन पर बैन नहीं लगा था। नात्सी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। द स्टेट एस्टैब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशियरी। इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशियरी पर स्टेट का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। स्पेशल सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वेयर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजीज वांटेड। नाजीज अपने हिसाब से सोसाइटी पर नियंत्रण बनाकर रखने के लिए स्पेशल सर्वेलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस को सेटअप किया। पूरे समाज को नात्सियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए।
apart from the already existing regular police in green uniform and the SA or the stormtroopers. These included the Gestapo, Secret State Police, the SS, the Protection Squads, Criminal Police and the Security Service SD. पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्ट्रॉम ट्रूपर्स के अलावा गेस्तापो, गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएस, अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा एसडी का भी गठन किया गया। It was the extra constitutional powers of these newly organized forces that gave the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state. इन नए ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस को बहुत सारे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दिए गए थे ताकि नाजीज अपने हिसाब से सोसाइटी पर नियंत्रण बनाकर रख सके और इसी वजह से नाजी स्टेट को क्रिमिनल स्टेट का रेपुटेशन मिला। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नात्सी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। People could now be detained in Gestapo torture chambers, rounded up and sent to concentration camps, deported at will or arrested without any legal procedures. अब लोगों को गेस्तापो टॉर्चर चेम्बर्स में डिटेन किया जा सकता था, लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजा जा सकता था, बिना कोई लीगल प्रोसीजर फॉलो किए लोगों को अरेस्ट किया जा सकता था, यहां तक कि डिपोर्ट भी किया जा सकता था। गेस्तापो के यंत्रणागृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे, किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। Concentration camp, a camp where people were isolated and detained without due process of law. Typically, it was surrounded by electrified barbed wire fences. Concentration camps वैसे जगह थे जहां पर लीगल प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किए बिना लोगों को आइसोलेशन में रखा जाता था, डिटेन किया जाता था। इन कैंप्स को बार्ब्ड वायर यानी कांटीले तारों से घेरा जाता था जिसमें करंट दौड़ता था। कंसंट्रेशन कैंप ऐसे स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था। ये कंसंट्रेशन कैंप बिजली का करंट दौड़ते कटीले तारों से घिरे रहते थे। द पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विद इम्प्यूनिटी। पुलिस फोर्सेस कुछ भी करती थी तो उन्हें पनिशमेंट का डर नहीं था, इस वजह से ये पुलिस फोर्स और ज्यादा निरंकुश हो गई। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण। हिटलर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी of economic recovery to the economist Hjalmar Schacht, who aimed at full production and full employment through a state-funded work creation program. हिटलर ने इकोनॉमिक रिकवरी की पूरी जिम्मेदारी इकोनॉमिस्ट ह्याल्मर शाक्ट को सौंपी। शाक्ट ने स्टेट द्वारा फंड किए जाने वाले प्रोग्राम्स के बारे में सोचा। उनका एम था जर्मनी के लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए और साथ ही फुल प्रोडक्शन शुरू किया जाए। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री ह्याल्मर शाक्ट को सौंपी। शाक्ट ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। This project produced the famous German superhighways and the people's car, the Volkswagen. इसी प्रोग्राम के तहत कुछ प्रोजेक्ट सामने आए, जैसे वोक्सवैगन कार कंपनी
और जर्मनी की सुपर हाईवेज। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार वोक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेसेस। फॉरेन पॉलिसीज में भी हिटलर को तुरंत कामयाबी मिली। विदेशी नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबियां मिली। He pulled out of the League of Nations in 1933, reoccupied the Rhineland in 1936, and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan One People, One Empire and One Leader. 1933 में हिटलर लीग ऑफ नेशन से बाहर हो गया। 1936 में राइनलैंड पर फिर से कब्जा कर लिया। 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में इंटीग्रेट कर लिया और नारा दिया वन पीपल, वन एम्पायर, वन लीडर। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया और एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। He then went on to wrest German-speaking Sudetenland from Czechoslovakia and gobbled up the entire country. चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन स्पीकिंग सुडेटेनलैंड पर हिटलर ने कब्जा कर लिया। उसके बाद पूरे चेकोस्लोवाकिया पर ही कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेटेनलैंड प्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द unspoken support of England, which had considered the Versailles verdict too harsh. इन सब में हिटलर को इंग्लैंड का अनस्पोकन सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड को भी लगा था कि ट्रीटी ऑफ वर्साई में जर्मनी के साथ नाइंसाफी हुई है। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नजर में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी। These quick successes at home and abroad seemed to reverse the destiny of the country. डोमेस्टिक और फॉरेन में मिले सक्सेस से अब ऐसा लग रहा था कि जर्मनी की डेस्टिनी अब पलटने वाली है। घरेलू और विदेशी मोर्चों पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबियों से ऐसा लगा कि देश की नियति अब पलटने वाली है। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर। Schacht has advised Hitler against investing hugely in rearmament as the state still ran on deficit financing. हिटलर यहीं पे नहीं रुका। शाक्ट ने हिटलर को सलाह दी कि वो आर्मी में हथियारों में ज्यादा इन्वेस्ट ना करे, क्योंकि स्टेट बजट अभी भी डेफिसिट में चल रही थी। लेकिन हिटलर यहीं नहीं रुका। शाक्ट ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज्यादा पैसा खर्च ना किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा था। Cautious people, however, had no place in Nazi Germany. Schacht had to leave. Cautious लोगों की नाजी जर्मनी में कोई जगह नहीं थी। शाक्ट को उनके पद से हटा दिया गया। नाजी जर्मनी में एतिहाद पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। शाक्ट को उनके पद से हटा दिया गया। हिटलर चोज वॉर एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। हिटलर ने इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए वॉर को चुना। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। रिसोर्सेज वेयर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। हिटलर अपनी टेरिटरी को बढ़ाकर रिसोर्सेस इकट्ठा करना चाहता था। वो राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज्यादा से ज्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड।
सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। दिस स्टार्टेड अ वॉर विथ फ्रांस एंड इंग्लैंड। इन सितंबर 1940 a tripartite pact was signed between Germany, Italy, and Japan, strengthening Hitler's claim to international power. इस हमले के कारण फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी जर्मनी का युद्ध शुरू हो गया। जर्मनी, इटली और जापान के साथ एक ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन हुआ। इस पैक्ट से हिटलर की ताकत और बढ़ गई। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि से अंतरराष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। Puppet regimes supportive of Nazi Germany were installed in a large part of Europe. यूरोप के ज्यादातर देशों में नाजी जर्मनी को सपोर्ट करने वाले पपेट रिजाइम यानी कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। यूरोप के ज्यादातर देशों में नाजी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वॉज एट द पिनाकल ऑफ हिज पावर। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। हिटलर नाउ मूव्ड टू अचीव his long-term aim of conquering Eastern Europe. He wanted to ensure food supplies and living spaces for Germans. हिटलर का लॉन्ग टर्म एम था ईस्टर्न यूरोप को कब्जे में लेना। अब वो इस एम को पूरा करना चाहता था। वो ये इंश्योर करना चाहता था कि जर्मनी के लोगों के लिए फूड सप्लाईज मौजूद हो और लिविंग स्पेस यानी रहने की जगह उपलब्ध हो। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया। वो जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह लिविंग स्पेस का इंतजाम करना चाहता था। He attacked the Soviet Union in June 1941. In this historic blunder, Hitler exposed the German Western Front to British aerial bombing and the Eastern Front to the powerful Soviet armies. जून 1941 में उसने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया, लेकिन यहां हिटलर से एक हिस्टोरिक ब्लंडर हो गया, क्योंकि उसने जब सोवियत यूनियन पर हमला किया तो ईस्टर्न फ्रंट पर उसे पावरफुल सोवियत आर्मी का सामना करना पड़ा और वेस्टर्न फ्रंट एक्सपोज हो गया, जो कि ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग की चपेट में आ गया। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफी थी। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायुसैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को नाको चने चबवा रही थी। द सोवियत रेड आर्मी inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad. जर्मनी स्टालिनग्राड में सोवियत रेड आर्मी से बुरी तरह से हार गई। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी hounded out the retreating German soldiers until they reached the heart of Berlin, establishing Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for half a century thereafter. जर्मन सेना जब रिट्रीट कर रही थी, तब सोवियत रेड आर्मी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और वे बर्लिन तक आ पहुंचे। इस इवेंट ने अगले आधे सदी के लिए ईस्टर्न यूरोप पर सोवियत हेजेमनी यानी सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। मीनवाइल
द यूएसए हैड रेजिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर। इस युद्ध में अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा था। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। It was unwilling to once again face all the economic problems that the First World War had caused, but it could not stay out of the war for long. अमेरिका को लग रहा था कि अगर वो इन्वॉल्व हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उसको फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन अमेरिका भी इस युद्ध से ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकता था। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वो लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। जापान was expanding its power in the east. It had occupied French Indochina and was planning attacks on US naval bases in the Pacific. जापान ईस्ट में अपनी ताकत फैलाता जा रहा था। जापान ने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और पैसिफिक में यूएस नेवल बेसिस पर हमला करने का प्लान बना रहा था। पूरब में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। When Japan extended its support to Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor, the US entered the Second World War. जब जापान ने हिटलर को सपोर्ट किया और पर्ल हार्बर पर यूएस बेस पर हमला कर दिया, तब यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ा। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। The war ended in May 1945 with Hitler's defeat and the US dropping of the atom bomb on Hiroshima in Japan. हिटलर की डिफीट और जापान के हिरोशिमा में यूएसए द्वारा एटम बॉम्ब गिराए जाने के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर मई 1945 को खत्म हुआ। ये युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। From this brief account of what happened in the Second World War, we now return to Helmut and his father's story, a story of Nazi criminality during the war. दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। यह युद्ध के दौरान नाजी जुल्मों की कहानी है। देखिए, इस मैप में एक्सपेंशन ऑफ नाजी पावर को दिखाया गया है। ये यूरोप 1942 का एक मैप है। यहाँ पे येलो शेडेड रीजन में ग्रेटर जर्मनी को दिखाया गया है। ये रहा आपका ग्रेटर जर्मनी। फिर इस ऑरेंज शेडेड रीजन में पावर्स कोऑपरेटिंग विद दी एक्सिस पावर्स के साथ दिखाया गया है। वो कंट्रीज जो एक्सिस पावर्स को सपोर्ट कर रहे थे, जैसे आपका फिनलैंड हो गया, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया। फिर इस डार्क ग्रीन रीजन में टेरिटरीज अंडर जर्मन ऑक्यूपेशन को दिखाया गया है। ये देखिए, यहाँ पे है आपका नॉर्वे, फ्रांस, यूगोस्लाविया, ग्रीस, ये सब जर्मन ऑक्यूपेशन में थे। फिर इस ग्रीन रीजन में इटली एंड इट्स टेरिटरीज को दिखाया गया है। देखिए, ये रहा आपका इटली और ये सारे रीजन इटली के कंट्रोल में थे। और इस वायलेट रीजन में न्यूट्रल कंट्रीज को दिखाया गया है। यहाँ पे है आपका स्वीडन, पोर्चुगल, स्पेन, स्विट्जरलैंड। आप इस मैप को ध्यान से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 4 को शुरू करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।